फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम निष्ठा के 7वें कोर्स के बारे में जानेंगे। इस कोर्स का शीर्षक है विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले 7वें कोर्स की गतिविधि को हल करेंगे और इसकी गतिविधि में हम 100% स्कोर करने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत इस कोर्स की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और उस प्रश्नोत्तरी में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, साथ ही अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम कुछ अन्य प्रश्नों को भी यहाँ पर हल करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे तो इसमें प्रश्न बार बार बदल जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे तो इसमें सारे प्रश्नों के हल दिए गए हैं। निश्चित ही आप अधिक से अधिक अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम गतिविधि हल करेंगे, उसके बाद इसकी प्रश्नोत्तरियाँ हल करेंगे जो कि विभिन्न आईडीज में आ रही हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निष्ठा के 7वें कोर्स की गतिविधि को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए, इसकी पहली गतिविधि है अपनी समझ की जांच करें। तो देखिए, हमने इसमें प्ले किया इसे और हमारे सामने पहली गतिविधि आ रही है। यहाँ पर पहली गतिविधि अपनी समझ की जांच करें, इसका कंटेंट लोड हो रहा है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इस गतिविधि में हमसे क्या पूछा गया। इसमें है कथन पढ़ें और सामाजिक या जैविक के रूप में चिन्हित करें। तो आगे जो भी कथन होंगे, तो देखिए, जो पुरुष रोते हैं वे अपनी कमजोरी प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है? सामाजिक। तो इसको हम सामाजिक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो देखिए, ये सही है। अगला है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए पृथक विद्यालय और छात्रावास होने चाहिए। तो ये भी क्या है? सामाजिक। तो देखिए, ये भी सही है। अगला है लड़कियों को मासिक चक्र के समय अत्यधिक पीड़ा और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। ये क्या है? जैविक। तो देखिए, ये भी सही है। मासिक चक्र के काल में लड़कियां सामान्यतः अपवित्र होती हैं। ये क्या है? सामाजिक धारणा। तो देखिए, ये भी सही है। अगला है विद्यालय के कार्यक्रम में लड़कियां रचनात्मक कार्य में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। ये भी सामाजिक है। अगला है लड़के सामान्यतः गणितीय परिकल्पनाओं में अच्छे होते हैं। तो ये भी क्या है? सामाजिक धारणा है। अगला है किशोरावस्था में लड़कों की आवाज में परिवर्तन हो जाता है। ये क्या है? जैविक। अगला है महिलाएं विवाह, बच्चों को जन्म देने, बच्चे पालने आदि के कारण कंपनियों में नेतृत्व की भूमिकाएं लंबे समय तक नहीं निभा सकती। तो ये क्या है? सामाजिक। ये भी सही है। अगला है पुरुष परिवार के निर्णयकर्ता होते हैं। ये भी क्या है? सामाजिक। अगला है महिलाएं पालन पोषण करती हैं, इसलिए वास्तविक रूप से गृहिणियां घर बनाने वाली होती हैं। ये भी क्या है? सामाजिक धारणा है। अगला है ट्रांसजेंडर व्यक्ति कार्यालयों में कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये भी क्या है? सामाजिक। अगला है पुरुषों को परिवार के लिए कमाना चाहिए। ये भी सामाजिक अवधारणा है। अगला यहाँ पर है, तो देखिए, टोटल हमने 12 में से 12 स्कोर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हमने पहली गतिविधि कंप्लीट कर ली। तो आइए अब हम इसकी मूल्यांकन में जाते हैं, इसकी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसकी प्रश्नोत्तरी हमने यहाँ पर प्ले बटन में क्लिक किया और हमारे सामने इसकी प्रश्नोत्तरी आ गई है। तो यहाँ देखिए, प्रश्नोत्तरी को एक एक करके हम हल करेंगे और ध्यानपूर्वक इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपनी प्रश्नोत्तरी को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? तो पहला है लड़कों को फुटबॉल और क्रिकेट खेलने की अनुमति दी जाती है। अध्यापक विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्न सामान्यतः लड़कों से पूछते हैं। लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। चौथा है लड़कियों को गृह विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा उत्तर, लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। तो ये क्या है? जेंडर भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि दोनों को समान रूप से अवसर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ क्या है? तो पहला है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। दूसरा है ऐसी भूमिकाएं जो समय के साथ नहीं बदलती हैं। तीसरा है पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतरों के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण। और चौथा है पुरुषों और महिलाओं के अधिकार। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर होगा पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतरों के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण करना। इसका भी तीसरा उत्तर सही है। इसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? पहला है उनको बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। तीसरा है उनको शिक्षा तक समान पहुंच का अधिकार नहीं है। चौथा है वोट देने की स्वतंत्रता। तो इसमें है सही उत्तर, उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि इस प्रश्न के लिए सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, जेंडर विभाजन क्या है? भिन्न जेंडर के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना, कार्यबल भागीदारी का विभाजन, शारीरिक गुणों के आधार पर विभाजन। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। जी, यह है जेंडर विभाजन। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा।
पुनः नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, जेंडर विश्लेषण ... को समझने में सहायक होता है। पहला है महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को समझने में सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को समझने में जेंडर विश्लेषण सहायक होता है। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों और सभी को सम्मिलित करना। अगला प्रश्न है, जेंडर समानता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा, सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। तो यहाँ पर 3 और विकल्प हैं, सभी महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार, ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार, सभी पुरुषों के साथ एक जैसा व्यवहार। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, सभी जेंडर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अगला प्रश्न, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच या व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो इसका क्या होगा, उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, किशोरों को स्वतंत्र रूप से सुरक्षित स्थान प्रदान करना। अगला प्रश्न, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां पर। तो इसका क्या उत्तर होगा, सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या उन पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जेंडर हितैषी विद्यालय, यानी कि इसका उत्तर पहला होगा। सामाजिक भौतिक परिवेश में लड़के लड़कियों ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों अनुभवों को साझा किया जाता है और उनका ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता? जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना, ये इसका सही उत्तर होगा चौथा। तो देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, ये उसका उदाहरण नहीं है, जबकि ये इसका अपवाद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है पहला, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। तो जेंडर रूढ़ि की जो विचारधारा है वो इसको नहीं मानती है, तो इसीलिए ये उसका उदाहरण नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर पहला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दूसरा, कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। तो ये किस चीज़ के लिए होगा, कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? तो सही उत्तर क्या हो गया इसका, दूसरा। तो देखिए 3 और उत्तर भी दिए हैं, लड़कों और लड़कियों को भिन्न भूमिकाएं प्रदान करना, लड़कों को कक्षा में अधिक प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कियों की सजावट आदि के लिए। तो ये सही उत्तर नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होता है दूसरा, विद्यालयों में पढ़ना, जबकि बाकी इसके लिए सही गतिविधियां मानी जाती हैं, तो इसको सही गतिविधि नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? तो 4 उत्तर दिए हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान, लड़कों और लड़कियों की डिजिटल अधिगम के लिए असमान पहुंच, महिला भ्रूण हत्या, सार्वजनिक स्थानों पर असमान पहुंच। तो इसका होगा पहला उत्तर, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर है इसका पहला। कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? तो पहला उत्तर, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? तो देखिए अध्यापक की भूमिका विद्यार्थी के गृह कार्य को करने में कोई भूमिका नहीं होती है, विद्यार्थी अपना गृह कार्य खुद अपने घर में करते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह क्या है, जेंडर नकारात्मकता उदाहरण है, क्योंकि लड़कियों का केवल जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही गुलदस्ता भेंट करें। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, चौथा, जेंडर नकारात्मकता।
किसी भी कार्यक्रम में लड़कियां अधिकतर मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। अगला प्रश्न, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या क्या मांग करती है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की, उस भाषा की जो जेंडर रूढ़ियों को प्रबल करती है, पुरुषों की उपलब्धियों को महत्व देने की, विश्व के विभिन्न भागों में हुए महिला आंदोलनों के बहिष्करण की। तो देखिए जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या क्या मांग करती है? कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा करने की मांग करती है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान की। अगला प्रश्न, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं या सहायता प्रदान कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? विद्यालय की गतिविधियों में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी को हटाकर। तो देखिए सही क्या होगा? इसका तीसरा उत्तर होगा, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। पहला और दूसरा और चौथा उत्तर नहीं है सही। अगला प्रश्न, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन है व्यक्तियों के मध्य अवसरों का मात्रात्मक वितरण, दूसरा है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार, तीसरा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ समान प्रकार का व्यवहार, चौथा है लिंगों के बीच समानता। सही उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा। तो देखिए इस प्रकार हमने 20 में से 20 प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए और हमारा स्कोर यहाँ पर देखिए आ गया 18/20। तो इस प्रकार से हमने देखिए इस कोर्स में अपना जो प्रश्नोत्तरी थी उसमें 18 अंक प्राप्त किए और कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और हमने अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिया है। तो अब आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अन्य प्रश्नावलियों में आ रहे हैं। आपके प्रश्नोत्तरी अलग भी हो सकती है। तो उसका पहला प्रश्न है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बनाता है? इसका उत्तर होगा, सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पर इसका पहला उत्तर है। तो ये देखिए ये अगली प्रश्नोत्तरी जो थी किसी दूसरे साथी की, उसमें से मैंने यहाँ पर लिया है। तो आप इसके माध्यम से भी अपनी प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट बटन में क्लिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा, लड़के या पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। ये जेंडर रूढ़ि में, रूढ़ि जो विचारधारा है जेंडर से संबंधित, उसमें यह नहीं है। यह काम कौन कर सकता है? लड़कियां कर सकती हैं, ये माना जाता है। तो लड़के या पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं, यह कथन जो है जेंडर रूढ़ि में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए कक्षा की गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। तो कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं? सही उत्तर है इसका तीसरा, कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। अब उसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर पुनः आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, कक्षा की गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको अवश्य मिल जाएंगे। चाहे आपका सेट कोई भी हो, कोई भी प्रश्नावली आपके सामने आए, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न इस कोर्स से संबंधित आए, तो निश्चित ही इस वीडियो को देख करके आप अपने सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न हमारे सामने है इसका कौन सा है सही उत्तर? तीसरा। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न आएगा, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, लड़कियां सुसंस्कारी और शर्मीली होती हैं, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, लड़के सामान्यतः पदयात्राएं करते हैं और पर्वतारोहण करते हैं, लड़कियां सामान्यतः खिलौनों से खेलना पसंद करती हैं। तो सही उत्तर क्या है इसका? सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। ये जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़ि में कहते हैं कि सभी बच्चे कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो जबकि यहाँ पर क्या है ऑप्शन, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है। तो अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न आएगा। तो देखिए इन प्रश्नों को आप अलग अलग सीरीज में यहाँ पर आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है, लेकर के मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों की आवश्यकता होती है?
तो इसके देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा सभी जेंडरों को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अर्थात विद्यालय में यह देखना कि क्या किसी प्रकार का कोई जेंडर के आधार पर भेदभाव तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसकी जेंडर ऑडिटिंग भी करवाई जाए और जेंडर केस को समान अवसर प्रदान करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का जेंडर हो, महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, तो सभी को समान अवसर प्रदान करना ये विद्यालयी परिवेश के लिए प्रधानाध्यापक को करना चाहिए। अगला प्रश्न, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। किस पर ध्यान देना चाहिए? सभी पर देना चाहिए, लड़कों पर भी, लड़कियों पर भी, ट्रांसजेंडर बच्चों पर भी, माता पिता पर और पूरे ही समुदाय पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित ही जेंडर निष्पक्षता प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए अन्य ऑप्शन भी थे, माता पिता पर, लड़कों पर, लड़कियों पर, ये इसके ऑप्शन नहीं है और इसका उत्तर होगा सभी लोगों को सम्मिलित करना, पूरे समुदाय पर ध्यान देकर के ही जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे सामने आएगा, तो निश्चित ही इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी प्रश्नोत्तरी बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के लिए विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों, इनका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो किसी जेंडर विशेष के लिए लाभदायक हो और अन्य के लिए उसका कोई भी लाभ न हो, तो इस प्रकार की सामग्री हमें उपयोग में नहीं लानी चाहिए। तो कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसी सामग्रियां होनी चाहिए जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखिए विभिन्न प्रश्न देखे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच का अभाव, पर्यावरणीय निम्नीकरण, पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान वेतन, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरणीय निम्नीकरण। यह प्रजातंत्र के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है, जबकि जो अन्य विकल्प यहाँ दिए हैं वो किसी न किसी प्रकार से प्रजातंत्र के लिए एक प्रकार की चुनौती उनको माना जा सकता है, लेकिन पर्यावरण निम्नीकरण से प्रजातंत्र को कोई चुनौती नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि सत्य क्या नहीं है अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में। तो इसका सही उत्तर होगा यह वह है जिसे विद्यार्थी विद्यालय में ग्रहण करते हैं, जो उनके अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का भाग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? तो देखिए, खेत की जुताई और बुआई, ग्राम प्रधान का मुखिया होना, दुकान का स्वामित्व और व्यावसायिक लेन देन या व्यापार करना तो पुरुष प्रधान की गतिविधि मानी जाती है, लेकिन विद्यालयों में पढ़ना जो है पुरुष प्रधान की गतिविधि नहीं मानी जाती है। यह एक जेंडर रूढ़ि विचारधारा है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? विद्यालयों में पढ़ना पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है जेंडर रूढ़ि के आधार पर। अगला प्रश्न, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें चार ऑप्शन है, प्रदर्शित करके, सभी जेंडरों की भागीदारी का काम प्रतिनिधित्व, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका। इसका सही उत्तर होगा जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। तो इस प्रकार से हम जेंडर संवेदी तरीके पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सही उत्तर है इसका तीसरा। और अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य किस तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। तो इसका सही उत्तर होगा पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। पहला उत्तर सही है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ हमने अन्य सारे प्रश्न भी सम्मिलित कर दिए जो भी इस कोर्स में आ रहे हैं। तो निश्चित ही इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी प्रश्नोत्तरी को हल कर पाएंगे और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने निष्ठा का 7वां कोर्स अगस्त माह के लिए जो प्रथम कोर्स था, यानी कि 7वां कोर्स यहाँ पर कंप्लीट किया, जिसका शीर्षक था विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।